हेलो लर्नर्स, हमने लास्ट के वीडियो में एमपी टेट वर्ग 3 के सिलेबस में से जो पदार्थ की आवेशित अवस्थाएं होती हैं और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा, परमाणु मॉडल्स के बारे में पढ़ा और जो इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है पदार्थों में उसके बारे में देखा। अब आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं संयोजकता, द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक और समस्थानिक, संभारिक, इनके बारे में आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो ये बात आप समझ लीजिए, जो परमाणु होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, केंद्र में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है उपस्थित। इसके आसपास क्या होते हैं, कक्षाएं पाई जाती हैं, ठीक है। इस तरह से वृत्ताकार कक्षाएं पाई जाती हैं, जिसको हमने अलग अलग नाम दिए थे, के, एल, एम, एन, ऐसे करके हमने नाम दिए थे इनके, ठीक है। के, एल, एम, एन, इस तरह से हमने इनके नाम दिए थे, ठीक है। इस तरह से कक्षाएं होती हैं किसी भी नाभिक में। नाभिक से जुड़ी हुई जो कक्षा होती है, ये सबसे पास वाली, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। इसके बाहर वाली कक्षा में कितने पाए जाएंगे, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स। और इसके पास वाली कक्षा में कितने पाए जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो वैसे वैसे जो आपकी संख्या है पर इलेक्ट्रॉन्स की, वो बढ़ती जाएगी, ओके। 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, यहाँ 2, 8, 18, 18, इस तरह से चलती जाती है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। अब हम देखते हैं कि संयोजकता क्या होती है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम संयोजकता के बारे में देखेंगे। अब यहीं से कॉन्सेप्ट आता है संयोजकता का कि अगर किसी भी परमाणु में जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो जितने इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण कर रहा है या फिर जितने इलेक्ट्रॉन्स त्यागता है या फिर जितने इलेक्ट्रॉन्स वो साझा कर रहा है, वही उसकी संयोजकता कहलाती है। अब जैसे 2 इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब इसमें है 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है, तो एक इसकी क्या हो जाएगी, किसी भी परमाणु की संयोजकता हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, 8, 8, इस तरह से होते हैं। और समझ लो कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा हो गए, यानी अष्टक पूर्ण होने के पश्चात जितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं उसके पास में दान देने के लिए या फिर ग्रहण करने के लिए, ये क्या करेगा, अभी इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, ये दान दे सकता है। तो 2 इसकी क्या हो गई, संयोजकता हो गई, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में। संयोजकता क्या होती है, अष्टक पूर्ण होने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन्स वो दान कर सकता है तो उसे संयोजकता कहते हैं। वैसे ही अगर 2, 8 और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब ये क्या है, इसका अष्टक पूर्ण है क्या, नहीं है। अब ये क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर सकता है। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण कर सकता है तो इसमें क्या हो गई, +2 आपकी क्या हो गई, यहाँ पे संयोजकता हो गई। इस तरह से संयोजकता को हम व्यक्त करते हैं कि वह जितने इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है अष्टक पूर्ण होने के पश्चात या फिर ग्रहण कर सकता है, वह उसकी संयोजकता हो जाती है, ठीक है। आगे बात समझ में। जैसे हम लोग संयोजकता को उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो हम सबसे पहले किसका उदाहरण लेते हैं, कार्बन का उदाहरण लेते हैं, ओके। कार्बन के उदाहरण में हम क्या देखते हैं कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है, सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए आपको, कितना होता है, 6 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1s2, 2s2 और 2p2, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। अब इसकी संयोजकता हम अगर निकालने जाएँ तो किस तरह से निकालेंगे कि इसके जो अष्टक है, ठीक है, 2p2 है, ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए, अष्टक मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, +4, है ना। तो क्या होगा, इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। इसलिए कार्बन की संयोजकता कितनी बोलेंगे हम लोग, 4 होती है इसकी संयोजकता, ठीक है। आई बात समझ में, इतनी 4 संयोजकता हो गई। और इसके जो बाहरी उपकोष होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, संयोजी कोश बोलते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, संयोजी कोश हो गया। और संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित है इसके अंदर, इसको क्या बोलेंगे हम, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप इसको, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। कार्बन के बाद हम लोग आते हैं नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। इसका परमाणु क्रमांक होता है 7 और बीच का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। क्या होगा, 2s2, 1s2, 2s2 और 2p3, यही होता है, ओके। वैसा ही निकालेंगे जैसे कार्बन का निकाला। नाइट्रोजन में
3 और 2 5 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके बाहरी उपकोश में उपस्थित होते हैं। अब इसको अष्टकपूर्ण करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो 3 इसकी क्या हो जाएगी? संयोजकता। कितनी हो जाएगी? 3। वैसे ऑक्सीजन का भी निकालेंगे। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p4 होता है। और वही 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए संयोजकता पूर्ण करने के लिए, ठीक है, अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो इसकी 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगी? इसकी संयोजकता। ओके, इसी तरह से हम निकालते जाएंगे। वैसे ही क्लोरीन फ्लोरीन जो आते हैं आपके, इसकी कितनी हो जाएगी? 1 संयोजकता हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से हम लोग आगे निकालते जाएंगे जितने जितने मतलब आपके इलेक्ट्रॉन्स जो ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ ने क्या लिखा था? तो ग्रहण कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। यहाँ पे क्या ग्रहण कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स 2 और, ठीक है, बाहर से। तो इसकी कितनी होगी? इसकी संयोजकता होगी। तो इस तरह से हम लोग संयोजकता को निकालते हैं। अब हम आते हैं परमाणु क्रमांक पर। अब हम परमाणु संख्या देख लेते हैं। तो परमाणु संख्या में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि परमाणु संख्या जो है वो किसने दिया था? परमाणु संख्या सबसे पहले किसने दी थी? आपके मोसले ने दी थी। किसने दी थी परमाणु संख्या? मोसले ने दी थी। कब दी थी? 1913 में दी थी, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखना। अब ये होता क्या है परमाणु संख्या? हम कैसे निकालेंगे किसी परमाणु की परमाणु संख्या कितनी है? तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अगर किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है, जितने प्रोटॉन उपस्थित होंगे वही उसकी क्या हो जाएगी? परमाणु संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परमाणु संख्या होगी। अब परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान उसको कहते हैं जो किसी परमाणु के प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर योग कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? उसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। ओके, अब जैसे हम निकालते हैं सोडियम, सोडियम इसमें क्या होता है? इसका परमाणु क्रमांक 11 और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 23। ये कैसे निकाली है हमने? सोडियम का जो प्रोटॉन है कितने होते हैं? 11 प्रोटॉन उपस्थित हो गए। तो यही इसकी क्या हो गई? परमाणु संख्या हो गई, ठीक है, जिसको दर्शाते हैं हम लोग Z से। अब 23 इसकी क्या है? परमाणु द्रव्यमान है। अर्थात क्या हो गया? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन हो गए। प्रोटॉन हो गए 11, है ना, प्रोटॉन तो हो गए 11 और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें? 12। तो ये कितने हो गए टोटल? 23। इसको दर्शाते हैं हम A से, ठीक है। तो ये 2 चीज़ याद रखना, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। परमाणु संख्या क्या होगी आपकी? परमाणु में जो उपस्थित प्रोटॉन होते हैं उसकी संख्या, और द्रव्यमान क्या हो गया? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स को मिला करके जो आपका योग आता है वो परमाणु द्रव्यमान हो गया, ठीक है। इतने हो गया। अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है कि तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जिसमें क्या बोला है? किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 11। परमाणु संख्या जो है, परमाणु द्रव्यमान जो है ना, परमाणु द्रव्यमान जो है ना, द्रव्यमान लिखते हैं हम लोग। द्रव्यमान कितना है? 23 है, ठीक है, ये भी हमने देखा। तो इसमें क्या होगा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हमको निकालने। क्या क्या निकालने हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हमको यहाँ पर निकालने हैं। ओके, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन हम कैसे निकालेंगे? जितना परमाणु क्रमांक होगा वही उसकी क्या हो गई? प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन कितना आ गया? 11। सेम चीज़ लिखेंगे हम लोग। अब इलेक्ट्रॉन्स हमको निकालने हैं अगर, तो कैसे निकालेंगे हम इलेक्ट्रॉन्स? जो द्रव्यमान है 23, उसमें से हम 11 को माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा? 12। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? जितनी प्रोटॉन की संख्या उतनी ही न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से हम लोग किसी भी परमाणु का जो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हम समझते हैं समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक, समस्थानिक किसे कहा जाता है? समस्थानिक उसे कहा जाता है जिसमें क्या होता है? किन्हीं दो परमाणुओं का जो अगर
परमाणु संख्या, ठीक है, क्या है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या समान होती है, परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। तो इस प्रकार के जो परमाणु होते हैं आपस में क्या कहे जाते हैं, आपके समस्थानिक कहे जाते हैं। ठीक है, तो समस्थानिक का उदाहरण हम देख लेते हैं। तो इसके उदाहरण में आता है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के समस्थानिक। ठीक है, एक हाइड्रोजन का समस्थानिक है जिसके 1 1 ही रहेंगे। एक हाइड्रोजन का समस्थानिक जिसमें क्या होता है 2 1 और एक में 3 1। इसका मतलब क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रोजन जिसमें परमाणु क्रमांक कितना है 1 है और द्रव्यमान कितना है 1 है। बट इसमें क्या हो रहा है, परमाणु क्रमांक तो 1 है पर द्रव्यमान संख्या 2 हो गई। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, और इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइटेरियम। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसमें कितनी होगी परमाणु द्रव्यमान संख्या, आपकी 3 हो जाएगी। तो इस तरह से क्या हो गया, हाइड्रोजन के समस्थानिक और अन्य समस्थानिक भी होते हैं। इसके बाद हम आते हैं संभारिक पर। संभारिक, अब संभारिकों में हम क्या देखते हैं कि परमाणु क्रमांक भिन्न होगा बट इसकी जो द्रव्यमान संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, इससे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, इसमें परमाणु क्रमांक भिन्न हो जाएगा और द्रव्यमान संख्या समान हो जाएगी। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग। अब इसके उदाहरण को देख लेते हैं हम लोग। इसका उदाहरण क्या क्या है, ऑर्गन है ना, पोटेशियम और कैल्शियम। इनके जो समभारिक होते हैं, अर्थात इनमें जो आपका द्रव्यमान संख्या है वो कितनी होती है 40, इसकी भी 40 और इसकी भी 40। पर अगर परमाणु क्रमांक की बात की जाए कितनी होती है, ऑर्गन की 18, पोटेशियम की 19 और कैल्शियम की 20, इस तरह से होती है। तो ये उदाहरण हो गया, एक ये उदाहरण हो गया और एक ये उदाहरण हो गया, समस्थानिक संभारिक। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर समझ आई और पसंद आया आपको वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।